नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। एक नया दिन, एक नई कहानी। आप में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूक्रेन जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बताइए। उसके बारे में बतलाने के लिए आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, तो न्यूज़ के माध्यम से ये लड़ाई लगभग 6 महीने से चल रही है, तो आपने मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पहले से सुन रखी होंगी। लेकिन जो चीज़ें आपने नहीं सुनी हैं, इस लड़ाई के बीज कहाँ से पड़े थे, वहाँ से मैं आज इस कहानी को स्टार्ट करूँगा। मैं बताऊँगा कि ये कहानी जो यूएसएसआर जिस समय था, वो संयुक्त पूरा रूस एक था। मैं कहानी वहाँ से स्टार्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस लड़ाई के बीज जो है वो कैसे पड़े थे, किस समय पड़े थे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का मेन जो जड़ है वो है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस जो है वो उस चीज़ से मना कर रहा है कि तुम नाटो में शामिल नहीं होगे, नहीं तो तुमको मैं मारूंगा। तो कुल मिला के एक लाइन में कहानी यही है कि यूक्रेन नाटो में जाने की जिद नहीं छोड़ रहा और रूस उसे मार रहा है। लेकिन इस कहानी के ऊपर एक पूरा का पूरा लगभग 30 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस वीडियो पे वापस आऊँ, आपको शुरू से इस कहानी के बारे में बतलाना शुरू करूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप देख रहे हैं मिस्टर ETC, मैं हूँ विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन है और आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा इंट्रो लगाते हैं, वापस आते हैं तुरंत। दोस्तों 1991 में यूएसएसआर जो है वो पूरा का पूरा एक बहुत सारे देशों का एक ग्रुप था, जिसे यूएसएसआर का ये कहा जाता था। और यूएसएसआर एक बहुत ही बड़ा एक, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। 1991 में वो सोवियत यूनियन टूट जाता है और टूटने के बाद अलग अलग बहुत सारे देश बनते हैं। उसी में से एक देश होता है यूक्रेन। यूक्रेन ने अगस्त 1991 में अपने आज़ादी की घोषणा कर दी कि मैं अब एक आज़ाद मुल्क हूँ। अगस्त में जब यूक्रेन के आज़ादी की घोषणा हुई तो उसके एक दिसंबर को 1991 में ही वहाँ पे एक वोटिंग कराई गई कि भैया कितने लोग रूस में रहना चाहते हैं और कितने लोग एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो इसमें से 90% वोटिंग जो है वो हुई थी कि भैया हम एक अलग देश में ही रहना चाहते हैं, हम रूस में शामिल वापस नहीं होना चाहते हैं। तो जब 90% लोग शामिल ही नहीं होना चाहते हैं तो रूस को सहमति देनी पड़ी कि ठीक है, तुम आज से एक अलग देश। राष्ट्रपति जो है वो बोरिस येल्त्सिन जो है, रसिया के उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि आज से यूक्रेन एक अलग देश। उसके बाद क्रीमिया एक देश है, क्रीमिया एक छोटा सा जमीन का हिस्सा है, वो भी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को इनाम में यानी कि दान में कह लीजिए, गिफ्ट में कह लीजिए, वो क्रीमिया जो है वो उसको दे दिया गया यूक्रेन को। फिर 2004 1991 से लेकर 2004 तक सब कुछ ठीक रहता है, यानी कि लगभग 12-13 साल सब कुछ ठीक रहता है। 2004 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है यूक्रेन में, और विक्टर यानुकोविच वो जीत जाते हैं। यानुकोविच जैसे ही जीतते हैं, वो रूस के समर्थक थे। अब रूस का समर्थक राष्ट्रपति जो है वो यूक्रेन में जीत जाता है और वो जाकर के जीतने के साथ ही रूस के राष्ट्रपति से जाकर के हाथ मिलाता है। इस बात का यूक्रेन में बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होता है, हंगामा होता है, और इस घटना को ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। प्रदर्शन किया जाता है, धरना दिया जाता है, दोबारा इलेक्शन की भी बात आती है।
लेकिन ये सारी चीज़ें रखी रह जाती हैं और 4 साल तक सब कुछ नॉर्मल चलता है। 2008 तक फिर से सब कुछ नॉर्मल चलता है। और विपक्षी 2008 में विपक्षी दल के जो नेता थे उनका नाम था विक्टर यूशेनकोव। तो वो जो है वो कहते हैं, और वो विपक्षी थे, वो रूस में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा। अब नाटो के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे देश जो है वो नॉर्थ अटलांटिक के अगल बगल बने हुए हैं, बसे हुए हैं। तो वहाँ पे इन सब के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे देशों को एक करता है और जिसका मुखिया जो है वो अमेरिका है। उसने उसका नाम रखा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉर्थ अटलांटिक देशों को एक करता है, उसका नाम रखा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अमेरिका इसका मुखिया है, तो रूस इसके खिलाफ है कि भैया नाटो जो है वो मेरे आसपास नहीं आएगा और मैं नाटो को नहीं मानता हूं कि नाटो कोई चीज़ है दुनिया में। इधर 2008 में जो है जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने नाटो ज्वाइन करने की घोषणा कर दी थी, एक प्लान बना के दे दिया था कि हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। रूस के नए राष्ट्रपति बन चुके थे पुतिन, उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया कि तुम नाटो ज्वाइन नहीं करोगे। और नाटो के तरफ से एक बयान आया जिसने जॉर्जिया और यूक्रेन को अपने में शामिल होने पे सहमति दे दी कि तुम दोनों मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। तो रास्ता कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो 2 हिस्से में बट रहा था और यूक्रेन के जो नागरिक थे वो तो अलग रहने के लिए पहले ही वोटिंग कर चुके थे, तो रूस को पता था कि इसके नागरिक मेरे अपने सगे होने वाले हैं नहीं, तो उनसे इसको कोई हमदर्दी भी नहीं थी। 2008 का ये सारा का सारा मंजर है, नाटो का अप्रूवल आ गया कि आप शामिल हो जाइए आप दोनों। 2010 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव होता है और उसमें जो है फिर से विक्टर यानुकोविच जो है वो जीत जाते हैं, जो कि रूस के सपोर्टर थे। जैसे ही ये जीतते हैं, पुतिन जो है वो जॉर्जिया पे अटैक कर देता है, क्योंकि सरकार उसकी अपनी बन जाती है, अपने लोगों की बन जाती है। तो जॉर्जिया पे अटैक कर देता है। 2010 में विक्टर यानुकोविच जो है वो जॉर्जिया को अपने में शामिल करने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जॉर्जिया को अपने में शामिल करना जो है वो रूस के प्लान में शामिल नहीं था। उसको सिर्फ ये समझाना शामिल था कि तुम नाटो ज्वाइन नहीं करोगे। ये सारी चीजें चल रही हैं। नवंबर 2013 में नाटो एग्रीमेंट आता है जिसमें फिर से इन दोनों देशों को अपने में शामिल करने की घोषणा होती है और उसे भी रूस फिर से रिजेक्ट कर देता है। नए राष्ट्रपति जो हैं वो कह देते हैं कि भैया नाटो की तरफ से तो 2013 में लेटर आया था कि आप ज्वाइन करो, लेकिन उसके राष्ट्रपति जो थे वो रूस के सपोर्ट वाले थे, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि हम आप में शामिल नहीं होंगे। जिसके वजह से 15 अरब डॉलर का एक पैकेज था जो नाटो की तरफ से यूक्रेन को मिलना था, वो पैकेज नहीं मिलता है यूक्रेन को, जिसके वजह से यूक्रेन को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। अब वो पैसा जो है इसके नागरिकों को दिख जाता है कि वो एक बड़ा पैसा आने वाला था अमेरिका से, वो हमें नहीं मिला। तो नए ये जो राष्ट्रपति थे यानुकोविच, इनके खिलाफ बहुत सारा प्रदर्शन होना स्टार्ट हो जाता है यूक्रेन की राजधानी कीव में। फरवरी 2014 में, नवंबर 2013 में ये घटना हुई थी जब राष्ट्रपति ने नाटो में ज्वाइन करने से मना कर दिया था, और फरवरी में ये प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ किया जाता है। 22 फरवरी, इतना ज़्यादा वो प्रदर्शन था, इतना ज़्यादा तोड़फोड़ किया था, पूरे कीव को तहस नहस कर दिया जाता है। और इतना ज़्यादा था कि वो जो प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? रूस। वो जाके रूस में रहने लगते हैं। 2014 में नए राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो कि नाटो के सपोर्ट से बनाया जाता है।
और वो प्रेसिडेंट जो है वो आते के साथ फिर से नाटो का जो है वो गुनगाने लगते हैं। इसी बीच में एक नया कहानी है कि क्रीमिया जो है उस पे ऑलरेडी वो एक अलग जो है ना वो था, तो इसका ही हिस्सा यूक्रेन का, लेकिन वो अफेक्टेड था। क्रीमिया के ज़्यादातर लोग जो है ना वो रूस के साथ रहना चाहते थे, ये बात रूस को पता थी ऑलरेडी। लेकिन यूक्रेन क्या करता है कि वहाँ पे अपने सैनिकों को भेज करके वहाँ के संसद पे हमला करवा देता है। ये घटना है 2014 मार्च की, जिस समय में नए राष्ट्रपति बनते हैं उसके तुरंत बाद क्रीमिया के संसद पे हमला होता है और उसको जो वहाँ के नागरिक जो कुछ से कुछ बोल रहे थे उसे अप्रूव तरीके से, एक ताकतवर तरीके से पूरा ताकत लगा करके वापस यूक्रेन में शामिल कर लिया जाता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे ही साथ रहोगे। नया जब ये जनमत संग्रह ये हो जाता है हमला, तो उसके बाद फिर से एक जनमत संग्रह कराया जाता है और जनमत संग्रह में ये कहा जाता है कि कितने लोग जो है वो यूक्रेन में रहना चाहते हैं और कितने लोग जो है वो रूस में रहना चाहते हैं। जनमत संग्रह का रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में ये जो वोट पड़ा होता है 97% लोग रूस में जाना चाहते थे, क्रीमिया के। अब यूक्रेन के हाथ पांव फूल जाते हैं, उसे क्रीमिया जो है वो देना पड़ता है रूस को। क्रीमिया आज भी रूस का हिस्सा है। अब क्रीमिया इसके ऊपर भी एक अलग कहानी है कि वो जो संसद पे हमला हुआ था क्रीमिया के, यूक्रेन ने कहा कि वो मेरे सैनिक नहीं है, रूस ने कहा कि वो मेरे सैनिक नहीं है। तो वो सैनिक किसके थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने क्रीमिया के संसद पे हमला किया था और उसे यूक्रेन में मिला दिया था? अगर वो यूक्रेन के सैनिक नहीं थे तो वो लोग वो थे कौन? तो यूक्रेन के 25,000 सैनिक जो है वो क्रीमिया में रहा करते थे। जब जनमत संग्रह हुआ और क्रीमिया को यूक्रेन में मिलाने, रूस में मिलाने की बात हुई, तो यूक्रेन को अपने सैनिक को रातों रात वहां से भगाना पड़ा कि भैया भाग के आओ जल्दी से, नहीं तो रूस अब तुमको मारेगा वहां पर रहोगे तो 25,000 सैनिक रातों रात वहां से भागते हैं और क्रीमिया जो है वो रूस का हिस्सा बन जाता है। 18 मार्च 2014 की ये घटना है। अब यूक्रेन के दो हिस्से जो कि छोटे छोटे हिस्से हैं वो अपने आप को अलग करने की मांग कर देते हैं कि मैं एक स्वतंत्र देश हूं। उन दोनों हिस्सों का नाम मैं आपको बता दूं, डोनेत्स्क और लुहांस्क। ये दोनों जो है वो आतंकवादी से प्रभावित इलाके हैं और वो अपने आप को अलग देश घोषित करने की जिद पे आ जाते हैं कि भैया मैं अलग देश हूं। रूस इन दोनों इलाकों को एक नया देश घोषित करने के पे अप्रूव दे देता है कि ये दोनों इलाके जो है वो अलग देश हैं। डोनेत्स्क और लुहांस्क, नाम भी बड़े अजीब से हैं। तो अब इस चीज को लेके यूक्रेन को खराब लगता है कि आप मेरे देश के अंदर के टुकड़े को एक नया देश कैसे घोषित कर सकते हो। तो यहाँ पे से दोनों में टेंशन चल रही होती है। 2019 में नया प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है यूक्रेन में और नए राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम था व्लादिमीर जेलेंस्की। और ये जो है नाटो से प्रभावित राष्ट्रपति होते हैं जो नाटो के सपोर्ट से बनते हैं। और 2019 में जैसे ही ये राष्ट्रपति बनते हैं वैसे ही कोरोना आ जाता है और ये जो है इनका सारा का सारा प्लान रखा रह जाता है लगभग 2 साल के लिए। 2021 में जब फिर से कोरोना खत्म होता है, जिंदगी नॉर्मल होती है, तो ये नाटो में शामिल होने की घोषणा कर देते हैं कि हम नाटो में शामिल होने जा रहे हैं, जिसे जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। कहीं ना कहीं नाटो भी पीछे से सपोर्ट कर रहा था कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। जैसे ही ये नाटो में शामिल होने की घोषणा करते हैं 2021 में रूस इन पे हमला करने की घोषणा कर देता है कि अगर तुम नाटो में शामिल होगे तो मैं तुम पे हमला करूंगा। और नाटो के सैनिक जो है वो
रूस पे जो है दबाव बनाने लगते हैं कि अगर तुम हमला करोगे, नाटो के सैनिक मतलब अमेरिका के सैनिक, तो अगर तुम यूक्रेन पे हमला करोगे तो मैं तुम पे हमला करूंगा। लेकिन रूस दबने वालों में से नहीं है। वो क्या करता है, अपने सैनिकों का एक बेड़ा जो है वो भेजना स्टार्ट कर देता है ब्लैक सी की तरफ से यूक्रेन में। एक समय ऐसा आता है कि चारों तरफ से रूस पे, यूक्रेन पे बमबारी होनी स्टार्ट हो जाती है और कीव जो है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। बहुत सारे इलाके जो है, यानी कि लगभग पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो उस एक मूर्ख जेलेंस्की के वजह से बर्बाद हो जाता है। कोई नाटो काम नहीं आता, रूस को रोकने की ताकत नाटो के पास नहीं है। उसके लिए अमेरिका को डायरेक्ट रसिया से लड़ना पड़ेगा और रसिया आज के समय में परमाणु के मामले में एक सुपर पावर है और उससे लड़ने की ताकत डायरेक्टली अमेरिका के पास भी नहीं है। तो आप जब दो नाव पे पैर रखेंगे ना तो आपका यही हाल होना है जो आज यूक्रेन का है। लगभग 6 महीने से ये लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, और 6 महीने के बाद आज यूक्रेन का क्या हाल है वो तो आप न्यूज़ के माध्यम से रोज देख ही रहे होंगे। एक भी घर यूक्रेन का सही सलामत नहीं बचा हुआ है। लेकिन मामला ये है कि यूक्रेन के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब वो न्यूक्लियर प्लांट्स जहाँ से बिजली बनाई जाती है, उनमें से एक में भी अगर धमाका हो गया तो पूरा का पूरा इस दुनिया के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। वो प्लांट्स इतने बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सोच समझ करके ही सब कुछ रूस के द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि सबसे नज़दीक में यूक्रेन के तो रूस ही है। तो ये लड़ाई चल रही है जिसका अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर कोई अपडेट आएगा, कोई ऐसी कहानी बनेगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले। स्क्रीन पे आने वाले इन दोनों वीडियोज में से किसी वीडियो पे जाकर के आप मेरे एक नई कहानी का आनंद ले सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।